एक बार मोर साथ जोरदार जयकारा लगाओ। बोले कृष्ण भगवान की जय। यादव जय यादव जय माधव। काका भी जिंदा है। मंच में उपस्थित हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय अरुण यादव जी, यादव समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर स्वप्न कुमार घोष जी, आदरणीय ललिता यादव जी, आदरणीय सत्यप्रकाश सिंह यादव जी, सोम प्रकाश यादव जी, वासुदेव आलू जी, इंजीनियर रणवीर सिंह यादव जी, कर्नल एमएल यादव जी, ब्रिगेडियर प्रदीप यदू जी, आदरणीय जगदीश यादव जी, चौधरी जगराम सिंह यादव जी, गोरेलाल यादव जी, हमारे विधायक साथी भाई द्वारकाधीश जी, भाई राम कुमार यादव जी, रश्मि जी, और साथ ही भाई चंद्रा जी, मंच में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय अतिथिगण जो विभिन्न प्रदेश से आए हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूं, सबको नमन करता हूं। क्योंकि समय हो चुका है, आप लोग बहुत देर से विचार विमर्श कर रहे हैं। सभी नेताओं के भाषण, सामाजिक पदाधिकारियों के भाषण आप सबने सुना। मैं बहुत ज्यादा देर इसलिए भी नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मुझे हेलीकॉप्टर से वापस जाना भी है और रायपुर में भी कार्य कम है। तो उपस्थित सभी यादव समाज के सभी हमारे पदाधिकारीगण, समाज के सभी बड़े बुजुर्गगण, हमारी मातृशक्तियां, सभी युवा साथीगण, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यादव जी और यहां के महापौर भाई राम शरण जी, पत्रकार साथियों, दिगर समाज के भी बड़ी संख्या में लोग आमंत्रित हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आदरणीय साथियों, भगवान कृष्ण के योगदान को कौन नहीं जानता। आज पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ यदि कोई ग्रंथ है तो भगवान कृष्ण के द्वारा गया गीता ही है। उसके मुकाबले में कोई ग्रंथ टिकता नहीं। ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ पूरे दुनिया के। और भगवान कृष्ण ने गौ पालन को प्राथमिकता दी। वह युग था जब कृषि और पशुपालन दोनों का महत्व था और पूरे यदुवंशी पूरे देश में कृषि के साथ रोजगार धंधा, अब तो समय बदला है, व्यापार व्यवसाय में भी यदुवंशी आगे बढ़े हैं, लेकिन पशुपालन मुख्य धंधा रहा है। पशुपालन एक समय था जब लाभ का धंधा था, लेकिन आज समय बदलते यांत्रिक युग होने के कारण से, मशीनीकरण होने के कारण से पशुपालन अब अलाभकारी हो गया, घाटे का धंधा हो गया। और ऐसे समय में पूरे देश में पशुपालन करना कठिन हुआ और फिर उसमें राजनीति होने लगी। गाय के नाम से मारपीट होने लगा। पशु बेचने वाले, खरीदने वाले दोनों की पिटाई पड़ने लगी, हत्याएं तक होने लगी। मुझे हरिशंकर परसाई जी जो मध्य प्रदेश जबलपुर के थे, उनका व्यंग याद आता है। उन्होंने कहा, दुनिया में तो गाय दूध देती है,
लेकिन हमारे देश में गाय वोट दिलाने का काम करती है। लोग जो राजनीति करते हैं गाय के नाम से, उसे लेना देना नहीं है गौ माता की सेवा से, वो केवल राजनीति करते हैं। लेकिन जो पशुपालन करते हैं, चाहे गाय वंश हो चाहे भैंस वंश हो, यादवों की स्थिति क्या या किसानों की स्थिति क्या? स्थिति ये है कि आज हमारे जो पशुधन है वो सड़कों में और खेतों में विचरण करने लगे। एक्सीडेंट होने लगा, खेती करना मुश्किल हो गया। उसका जवाब हमने ढूंढा, वो गोधन न्याय योजना है अरुण भाई। और गोधन न्याय योजना में हमने जमीन भी आरक्षित की। हमारे यहां 11,000 पंचायत है, 10,000 पंचायत में हमारे गौठान बन गए। 9,000 पंचायत में गौठानों में हम गोबर खरीदी कर रहे हैं। और आज स्थिति यह है कि 100 लाख क्विंटल से भी अधिक गोबर हम खरीद चुके हैं। 2 रुपये में खरीद रहे हैं। जो गोबर बेचने वाले उसके खाते में 200 करोड़ रुपया पहुंच गया। ये कौन लोग हैं? हमने वर्गीकृत किया, ये वही लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो महीने में 1,000 रुपया, 2,000, 10,000, लाख, 1.5 लाख तक के गोबर बेच रहे हैं। ऐसे भी लोग मिले हैं जिन्होंने अपने घर बनाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराई, शादियां कराई। ऐसे लोग भी मिले ये गोबर बेच के। डेयरी में वृद्धि की, दूध उत्पादन बढ़ा। अब छत्तीसगढ़ में डेयरी चलाना घाटे का धंधा नहीं रहा, फायदे का धंधा है। हम गौमूत्र भी खरीद रहे हैं 4 रुपए लीटर में। हम वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं जिसे 10 रुपये किलो में खरीदते हैं। बनाने वालों को भी 200 करोड़ से अधिक की राशि मिल चुकी है। जमीन आरक्षित कर लिए। 10,000 पंचायत में लगभग 1.5 लाख एकड़ आरक्षित कर लिया। एक जगह कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, ऐसी गौ माता का आशीर्वाद रहा। नहीं तो आज 5 डिसमिल जमीन खाली करा देख लीजिए, एसडीएम, पुलिस, थानेदार के साथ संघर्ष होता है, पूरे फोर्स ले जाना पड़ता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 10,000 गौठान में 1.5 लाख एकड़ जमीन हमने आरक्षित कर ली। कहीं भी किसी को डंडा चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। यह काम हुआ। हमेशा हमेशा के लिए वो जमीन आरक्षित हो गया ताकि कभी भी गौवंश के लिए, भैंस वंश के लिए जमीन की कमी न रहे, सुरक्षित रहे। भविष्य में जो योजना बनाना हो बनाए। लेकिन आज हमने आरक्षित कर ली। चारे की व्यवस्था, चारा गांव विकसित कर रहे हैं ताकि मवेशी को चारा मिल सके, वो भी काम हम कर रहे हैं। बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अब उसकी चर्चा देश में नहीं विदेश में भी हो रहा है, जिसके बारे में अरुण भाई ने कहा। आज गौठान गोधन न्याय योजना के साथ साथ किसान के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, अरुण भाई ने ठीक कहा, 1 साल एडवांस में बोल दिया। इस साल तो हमने 2640 में खरीदा अरुण भाई, अगले साल 2800 में खरीदेंगे। इस साल तो रिकॉर्ड बना दिया हमारे किसान। 107 लाख मीट्रिक टन धान, 22,000 करोड़ रुपए सीधा किसानों के खाते में। ऋण माफी 19 लाख किसानों के, 9,000 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के माफ, नहर भरना माफ। और आज किसान हमारा अन्नदाता, छत्तीसगढ़ का किसान सबसे ज्यादा कीमत पा रहा। और यदि केंद्र सरकार हमको एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दे तो एक एक दाना बरसात का और गर्मी फसल के भी धान को हम खरीदेंगे। लेकिन एथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं मिल रही भारत सरकार से, तो कुछ करना नहीं है। हमको एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति भर दे दे, वो एथेनॉल की कीमत तय कर दे धान से। गन्ना और मक्का का है तो किसान हमारे समृद्ध,
राम वनगमन पर्यटन पर बनाए, इसकी चर्चा तो हमारे वक्ताओं ने की, लेकिन एक चर्चा आपने नहीं की कि हर नगर निगम में, हर नगर पालिका में, हर नगर पंचायत में कृष्ण कुंज बनाने का हमने फैसला किया है। वो सारे पुराने वृक्ष हर शहर में जो पुराने वृक्ष हैं, आजकल तो गमले में विदेशी फूल खिलते हैं, दूसरे जगह फूल आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, उसको लगाते हैं। पुराने जो वृक्ष हैं, चाहे पीपल हो, आम हो, बरगद हो, ये सब देखने को नहीं मिलता। वो सारे पुराने वृक्ष जो हमारे जंगलों में है, गांव में है, उनको शहरों में भी लगाएंगे ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी पहचाने। कृष्ण जब कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, तो पीपल लगना चाहिए ना, शहर के लोग भी जाने, आने वाले पीढ़ी जाने, और इसलिए कृष्ण कुंज का निर्माण हर जगह। इस प्रकार से हमने, चाहे गोधन न्याय योजना हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, हमारे साथी कह रहे थे बहुत गरीबी है, बिल्कुल सही बात है, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत गरीबी है, पैसा बहुत है साहब हमारे छत्तीसगढ़ में। अभी तक के, आज 5 तारीख है, आपके मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ का कर्ज ले लिया सरकार ने, छत्तीसगढ़ में आज तारीख तक के हमने 1 पैसा कर्जा नहीं लिया है। तो आज गरीबों के लिए पूरे देश में हमने 7,000 रुपया सालाना देने का फैसला किया। जिसके पास कोई जमीन नहीं है, जो मेहनत का मजदूर है, जो गांव में रहते हैं, खेतिहर मजदूर है, 7,000 रुपया सालाना देश के किसी राज्य में लागू नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ में। आप गोबर के, अब भाभी जी पूछ रही हैं गोबर से आप क्या क्या बनाते हैं, तो गोबर से केवल वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाते, गो काट भी बनाते हैं, गमला बनाते हैं, दिया बनाते हैं, अब तो प्राकृतिक पेंट भी बना रहे हैं। और जितने भी शासकीय बिल्डिंग है उसकी पोताई केवल उसी प्राकृतिक पेंट से होगा। पूरा, चाहे वो कलेक्टर का ऑफिस हो, एसडीएम का ऑफिस हो, तहसीलदार हो, थाना हो, स्कूल हो, आईटीआई हो, कोई भी बिल्डिंग हो, शासकीय बिल्डिंग, सारे बिल्डिंग हमारे जो स्व सहायता समूह की बहनें जो गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाएंगे, उससे वो पोताई होगा। और आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी तक के 18,000 लीटर हमने प्राकृतिक पेंट बना लिया है, और सबसे पहले रायपुर नगर निगम के कार्यालय की पोताई उसी से हुआ है। मैं तो अब आते सब अतिथियों को प्रेजेंट करता हूं, उसको भेंट करता हूं। तो वो प्राकृतिक पेंट हम बना रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। हमारे यादव समाज के लोग जंगलों में बहुत रहते हैं। पिछली सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा नहीं दिया था पिछड़े वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, अन्य सामान्य वर्ग के लोगों को नहीं दिया था। हमारी सरकार बनी तो जो 3 पीढ़ी से वहां रह रहा हो या 75 साल से रह रहा हो, 13 दिसंबर 2005 के पहले जिसका कब्जा हो, उन सबको पट्टा देने का काम हमने किया। यादवों को खूब पट्टा बांटा है, जंगलों में खूब पट्टा मिला है। भाई जहां चारा है वहां गाय है, और जहां गाय है वहां यदुवंशी है। तो शहरों में नहीं रहते, जंगलों में भी रहते हैं, और वहां उसको जमीन नहीं। जो तीनों लोग के मालिक के वंशज है उसके पास जमीन नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमने उनको भी जमीन दी। तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ा, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो, चाहे पिछड़े वर्ग को, सबके लिए हमने योजनाएं बनाई। क्योंकि समय काफी हो चुका है, एक बात जो हमारे अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी जो बोले हैं, उसके बारे में बोल के अपनी बात में समाप्त करूंगा। हमारे पिछड़े वर्ग में, अनुसूचित जाति में, जनजाति में बहुत सारे समाज, हम लोग बहुसंख्यक हैं, लेकिन हमारे पास सामाजिक भवन नहीं है, शहरों में जमीन नहीं है, भवन नहीं, हम दूसरे से मांग के कार्यक्रम करते हैं।
इसलिए हमने नीति बनाई कि हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को जो कलेक्टेड गाइडलाइन है, मान लो 1 करोड़ एकड़ की जमीन है तो 10% में उसको जमीन मिलेगी, मतलब 10 लाख रुपए में उसको जमीन मिल जाएगी। हमने फैसला किया है और इसके तहत अभी तक के सैकड़ों हजारों में विभिन्न जातियों के लोगों को हमने जमीन दी है। और जब जमीन मिल जाता है आपके नाम से, जब जमीन आ जाए, रजिस्ट्री हो जाए, उस दिन फिर मुझसे कहिएगा मैं उस भवन बनाने के लिए भी पैसा देता हूं। और यादव समाज के ऐसा हर ब्लॉक में आपको मिलेगा। जो ब्लॉक अध्यक्ष और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जहां जहां गया हूं, अभी बिलासपुर शहर नहीं आया हूं, भेंट मुलाकात कार्यक्रम तखतपुर में गया था, यादव लोगों को पैसा दिया कि नहीं दिया? क्यों? आपके यहां मिला कि नहीं मिला? मिल गया। शिवरी नारायण में कितनी जमीन, पैसा कितना? 30 लाख। देखिए हर ब्लॉक में मैं पैसा दे रहा हूं, हर समाज को, जो जो समाज है सब जगह मिल रहा है। पीछे भी बता रहे हैं। तो यहां नहीं दूंगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन 10 एकड़ का क्या करिएगा आप? अरे जितने जरूरत है ले लीजिए, हम कहां मना कर रहे हैं भाई। 7,500 स्क्वायर फीट तक कलेक्टर देगा, उससे ज्यादा जमीन चाहिए तो मंत्रालय में आएगा, कैबिनेट में जाएगा। तो आप जितनी जरूरत है उतनी जमीन देख लीजिएगा, यहां से प्रस्ताव बना भेज दीजिए, हम उतना जमीन आपको 10% राशि में आपको उपलब्ध करा देंगे। और जिस दिन आपके पास रजिस्ट्री हो गया उस दिन आइएगा मेरे पास। अब आचार संहिता पहले आना पड़ेगा, नहीं तो अगले कार्यकाल में, वैसे तो आप लोगों ने आशीर्वाद दे ही दिया है, अगले कार्यकाल में फिर दे देंगे। यदि इस कार्यकाल के पहले आ गया, जमीन रजिस्ट्री कर लिया, तो मैं भवन बनाने के लिए पैसा दूंगा। महिलाओं को खूब दिया भाभी। हाँ है घोषणा करने, देखो ये तो नीतिगत फैसला है। आप जमीन, अच्छा मैं घोषणा कर दूंगा कि हवा में मकान बनाओ, बिल्डिंग, उसको जमीन में बनाओगे ना, तो जमीन आपके पास है नहीं तो बनाओगे कैसे? मैं चाहता हूं, देखिए हम लोग भी विधायक हैं, विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बने हैं। ये राम कुमार है, ये चंद्रा जी हैं, रश्मि सिंह जी हैं, ये लोग भी गांव में जाते हैं तो यादव समाज के नाम से 5 लाख रुपया, तो सतनामी समाज के नाम से 10 लाख रुपया ऐसे बांटते हैं। वो लिखा भी रहता है, लेकिन वो संपत्ति आपकी नहीं है, वो शासकीय है। मैं चाहता हूं जो भवन बने वो उसके मालिक आप हों, और इसके लिए जरूरी है जमीन 10% में आपको मिलेगा। यही मैं कह रहा हूं। 10% राशि क्या होता है? 10% में वो भूखंड ले लीजिएगा, भूखंड लीजिए, जितने बिल्डिंग की कास्ट होगी मैं दूंगा। मैं बैठा हूं ना, कहां जा रहा हूं? आप लीजिए जमीन लीजिए, मैं भूखंड भी उपलब्ध कराऊंगा, और भूखंड मिल गया तो पैसा भी उपलब्ध कराऊंगा। जितना बढ़िया शानदार भवन बनाइएगा। ये BR यादव की नगरी है, उसकी कर्म भूमि है। सुभाष यादव जी के साथ हम लोग काम किए, BR यादव जी के साथ काम किए। अरुण भाई याद कर रहे थे, उनके पिताजी के साथ मैं विधायक भी था, इनके पिताजी के साथ दूसरे कार्यकाल में मंत्री भी था। हम लोग साथ में काम किए। और जब कभी यादव जी भोपाल आते थे, सहकारिता पुरुष के नाम से हम लोग जानते थे, फोन करके बुलाते थे, भूपेश खाली हो, आ जाओ, साथ में दोनों भाई भोजन करेंगे। कितने बार इनके बंगले में भोजन किया। एक बार तो मैं सुभाष यादव जी की कर्मभूमि भी गया, इनके घर भी गया, तब ये शायद दिल्ली उल्ली में रहते थे। मैं उनके साथ इनके घर भी गया, वहां भी भोजन प्राप्त किया। तो हम लोग संबंध इस प्रकार से, चाहे BR यादव साहब हो, चाहे सुभाष यादव जी, बड़े नाम थे, बड़ा कार्य था, और मैं उसे प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप सबको नमन करते हुए, मंच में बैठे हुए सभी अतिथियों को नमन करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। उसके पहले जो अहिर रेजिमेंट की जो बात की है उसके मैं समर्थन करता हूं, और जाति जनगणना की जो बात है उसके भी समर्थन करता हूं। मैं दोनों की समर्थन करता हूं। होना चाहिए, हमारी जाति जनगणना भी होना चाहिए। हमने हेड काउंट किया है, पिछड़े वर्ग को 27% दिया है, देश में होना चाहिए। हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ रायपुर में, उसमें भी यह प्रस्ताव पारित हुआ है और हमने ये कराया है। तो ये मैं चाहता हूं कि
जनगणना होना चाहिए। भारत सरकार तो जनगणना नहीं करा रही। 2021 में होना था, आज 2023 हो गया। तो आप सबको नमन करते हुए, अहिर रेजिमेंट का समर्थन करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय माधव, जय माधव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।